तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग सेट नंबर 8 की। तो ऑलरेडी हम लोग 7 सेट कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से सीधा देख सकते हैं। यह क्लास आपको बिहार पुलिस टारगेट बैच चलाए जा रहे हैं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामों के लिए। यह एग्ज़ाम आगामी जितने भी होने वाले उन सभी से तो रिलेटेड है ही, साथ ही सिलेबस वाइज इसको कवर करने वाले। तो आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र को कवर करेंगे। ये 2 क्लास और लगेंगे और 2 क्लास के बाद में आपको पूरे अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। अर्थशास्त्र या पॉलिटेक्निक से पॉलिटी से और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटी से, ये दोनों मिलाकर हमने कवर किए हैं 20 वीडियो में, जहाँ से आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी CSBC के तरफ से जो भी सिलेबस निकल के आए हैं उन सभी सिलेबस को हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। चलिए कि वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस बनने वाला है। ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और देन आप अभी तक आप लोग ओपन लैब स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, आप सभी भी मेरे साथ दोहराइएगा। और साथ ही सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग एक बार आंसर कीजिए फिर आगे बढ़िए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास सूत्र क्या होता है। तो मूल्यह्रास सूत्र क्या होता है? निबल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है। निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाता है हमारा? राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक फर्म के लिए आर्थिक लाभ की गणना करें। यदि उसका कुल राजस्व 35 करोड़ रुपए है तो स्पष्ट लागत जो दिए गए हैं और निहित लागत 10 करोड़ रुपए है तो कितना होगा। इन सभी को जोड़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 करोड़ रुपए। आपका सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला प्रश्न है, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम होता है। यानी कि जो वृद्धि हो जाती है उन सभी का परिणाम क्या होता है। और नाम मात्र की बात की जा रही है, यानी कि अगर माना जाए तो मुद्रास्फीति का उच्च दर हो जाता है, नहीं होता है कि नाम मात्र ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही सी चीज़ है यहाँ पे। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए रखा गया कि एक देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। यदि उस साल के लिए उपभोक्ता खर्च $400 मिलियन है तो सरकारी खर्च 150 मिलियन है, तो व्यवसायों द्वारा निवेश 80 मिलियन है, तो निर्यात 35 मिलियन है, तो आयात चाहे 40 मिलियन है, तो क्या होगा हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद की गणना क्या हो सकता है। यानी कि हमारे देश भारत की सकल घरेलू का गणना क्या हो सकता है, ये चीज़ें पूछा गया है। तो हमारा रहेगा 625 मिलियन। याद रखिए 625 मिलियन क्वेश्चन पूछेगा, आप एक बार आंसर कर दीजिएगा। कुछ खास इसमें आपको एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है अर्थशास्त्र मानता है। अर्थशास्त्र किसे मानता है? अर्थशास्त्र किसे मानता है? तो लोगों की इच्छाएं, याद रखिएगा लोगों की इच्छाएं असीमित होती है लेकिन संसाधन क्या होता है? सीमित होती है। हमारी जो इच्छा होती है पूर्ति के लिए वो क्या होती है? असीमित होती है, क्योंकि कभी भी हमारा चीज़ कभी पूरा होता ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया सभी के लिए कि यदि मांग की गई एक वस्तु की मात्रा 4000 से 6000 तक बढ़ जाती है, जब जनसंख्या की औसत आय 26,000 रुपये से 30,000 रुपये तक बढ़ जाती है तो मांग की चाप का आय लोच क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया मांग के चाप का आय का लोच बताना है। आप इसको परसेंटेज पे बनाइएगा, यह बन जाएगा आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.8। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको सीख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया सभी के लिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों को कौन सा गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया है, गलत हम बताएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि से वर्तमान और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जब अर्थव्यवस्था जब बचत होगी तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उत्पाद में वृद्धि हो जाएगा। हमें उत्पाद में वृद्धि करेंगे तब अर्थव्यवस्था में बचत हो सकता है। इसे उल्टा विपरीत हम लोग जान सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए कि यदि मांग की एक वस्तु की मात्रा 2300 से 2700 तक बढ़ जाती है, तो जब वायु वस्तु की कीमत 45 रुपये से 55 रुपये तक बढ़ जाती है तो मांग की आकर क्रॉस लोच क्या ज्ञात करें। यानी कि इसका ज्ञात करना है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.8 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की एक धारा नहीं है। नहीं पूछा गया है तो नहीं से संबंधित में प्रश्न रखेंगे।
औसत से कुल लागत लगातार कम हो जाती है। क्या हो जाता है? औसत से कुल लागत लगातार कम हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यदि औसत कुल लागत 45-55 रुपये है तो औसत परिवर्तन लागत 36 रुपये है और उत्पादन की मात्रा 2500 यूनिट है तो फर्म की कुल निर्धारित लागत रुपये में ज्ञात करें। तो हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा? हमारा इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? हमारी जब भी मंदी बढ़ जाती है तो उसको व्यवसायिक रूप में किस प्रकार की मंदी होती है, ये चीज़ें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा चक्रीय ब्याज, जो कि घूम फिर कर वहीं चला जाता है। अगर किसी मंडी की अगर बात कर ली जाए तो जैसे ही रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सामान उसमें अधिक रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा? मांग कम हो जाएगी। अगला बात किया कि यदि यदि औसत कुल लागत 54 रुपये है तो कुल लागत 45,000 रुपये है तो उत्पादन की मात्रा 2500 यूनिट है तो फॉर्म की औसत परिवर्तन लागत रुपए में कितना होगा? किसमें पूछा जा गया है? तो रुपए में पूछा गया। और क्या चीज़ पूछा गया है? तो औसत परिवर्तन पूछा गया है। औसत परिवर्तन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि मांग का कानून कहता है। मांग का कानून क्या कहता है? यानी कि किसी चीज़ का मांग का कानून क्या कहता है? तो हमारा आंसर है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आप महंगाई कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मांग भी कम हो जाएगा कि भाई इतना चीज़ महंगा मैं थोड़ी ना खाऊंगा, मैं थोड़ा सस्ता ही खा लूँगा या थोड़ा कम ही खा लूँगा। अगला है, यदि एक कारखाने के लिए लाभ मात्रा 2400 यूनिट है तो जिसका एक सेल के निर्धारण की चर लागत 15 रुपये है और बिक्री मूल्य 24 रुपये है तो कारखानों की निर्धारित लागत कितनी होगी? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21,600। क्या हो जाएगा भाई? 21,600 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलन की कीमत, संतुलन पर कीमत क्या होती है? संतुलन पर कीमत क्या होती है? तो मांग की गई आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के लिए एकदम से फिर से। अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। यदि एक व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 10 लाख रुपए के प्रति वर्ष 11 लाख रुपए बढ़ जाती है और टैक्स 80,000 रुपये से बढ़कर 92,500 रुपये हो जाती है तो सीमांत दर क्या होगा? सीमांत दर क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा 12.50%। क्या होगा? 12.50% आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित किया जा सकता है। और इसे क्या किया जा सकता है? पारित किया जा सकता है प्रत्यक्ष कर के रूप में। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि मोमबत्ती का उत्पादन करने वाले कारखाने की निर्धारित लागत 20,000 रुपये है और बिक्री कर रुपये 30 रुपये प्रति दर्जन मोमबत्ती है तो और परिवर्तन लागत 1.5 रुपये प्रति मोमबत्ती है तो लागत अलाभ मात्रा क्या होगा? लागत अलाभ मात्रा क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा 20,000। जो लागत पूछा गया तो हम लोगों का लागत बताना है यहाँ पे, इसी में से आंसर भी हमें कर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा कि मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है, किसका? प्रतिस्पर्धी का सामना कर रहा है तो पूरी तरह से लोचदार होता है। पूरी तरह से क्या होते हैं? लोचदार होते हैं। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बता दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2015 में एक देश में ब्याज की असली दर 6% थी और उस समय मुद्रास्फीति की दर 3% थी। तो 2015 में ब्याज की नाम मात्र की दर क्या होगी? नाम मात्र की दर क्या होगी? तो 9% हो जाएगा। 9% बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए। 22 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के द्वारा अधिकतम लाभ क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्पाद को इस तरह से स्थापित करना कि ताकि कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाए। कीमत सीमांत क्या हो जाए? लागत के बराबर हो जाए। अगला यहाँ पे प्रश्न रखा गया है सभी के लिए। ध्यान दीजिए कि मांग की लोच चाप का पता लगाए। यदि मांग की मात्रा 1,000 से गिरकर 950 हो जाती है तो आइटम की कीमत 240 रुपये से बढ़कर 280 रुपये हो जाती है तो हमारा रुपये हो जाता है कितना? यानी कि मांग का लोच का चाप पता लगाना है। मांग का लोच का क्या बताना है? चाप लगाना है। तो -0.33, -0.33
तीन तीन बिल्कुल सही रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के स्क्रीन पे कि एक मूल्य तल क्या हो जाते हैं। तो एक मूल्य तल के बारे में बताना है, यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो एक मूल्य तल के बारे में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक न्यूनतम वैध मूल्य हो जाएगा। एक न्यूनतम वैध मूल्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।